Dear students, once again, here I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to deal HCC 4 for semester 2 and the unit 1. आज हम लोग HCC 4 semester 2 का HCC 4 unit 1 का एक बहुत ही important topic deal करने वाले हैं and the name of the topic is 16th century historical and literary events and movements. तो आज हम लोग 16वीं शताब्दी का हिस्टोरिकल लिटरेरी इवेंट्स और मूवमेंट्स को देखने वाले हैं. आइए हम लोग शुरू करते हैं. एलिजाबेथन एज, जिसे हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं 16th सेंचुरी में, वो है क्या? लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. द पीरियड बिटवीन 1558 टू 1603 इज कॉल्ड द एलिजाबेथन एज इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड. 16वीं शताब्दी इंग्लैंड में जो पीरियड 1558 से 1603 का है उसे एलिजाबेथन एज कहते हैं. इट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द इंग्लिश रेनेसा, द गोल्डन एज. इसे इंग्लिश रेनेसा पीरियड या गोल्डन एज कहते हैं. वाइल सम स्कॉलर्स एंड हिस्ट्रियंस आर्ग्यू दैट द रेनेसा डिड नॉट हैपन आउटसाइड इटली, बट वी कैनॉट डाउट दैट द 16th century was indeed a golden age of English literature, since it was a period of the development of almost all kinds of literary genres like poetry, drama, prose and criticism, etc. तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं, कुछ विद्वान जो हैं, कुछ इतिहासकार हैं जो यह तर्क करते हैं कि रेनेसा जो है वो इटली से बाहर नहीं हुआ. लेकिन हम लोग इस बात पे बिल्कुल शक नहीं करते हैं कि 16वीं शताब्दी के दौरान यह गोल्डन एज जो 16th सेंचुरी में हुआ वो इंग्लिश लिटरेचर में जो पढ़ा जाता है वो सचमुच एक पीरियड था. वो गोल्डन एज का पीरियड था 16th सेंचुरी में, जिसमें एक डेवलपमेंट हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेरी जेनर्स थे, जैसे पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, क्रिटिसिज्म. ये सारी चीज़ें देखने को मिली इस एज में 16th सेंचुरी इंग्लैंड में. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इटली से बाहर रेनेसा नहीं हुआ. ठीक है, जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं. रेनेसा मीन्स पुनर्जागरण, रीबर्थ, राइट? सो हेंस इट्स नेम एज अ गोल्डन एज इज अनडाउटेडली ट्रू. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एज दिया गया है, नाम दिया गया है गोल्डन एज का 16th सेंचुरी को, उसे हम सचमुच और बिना शक के कह सकते हैं कि सचमुच एलिजाबेथन एज जो था वो गोल्डन एज था. ओके, नाउ what do we find in 16th century? It means during the 16th century and Elizabethan age, development of poetry and drama. उस समय पोइट्री और ड्रामा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ. Under the rule of Elizabeth I in England, it was the time of the introduction and development of the sonnet and drama in English literature, under the hands of great writers and poets like William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, Sir Philip Sidney, सर थॉमस याट, एट्सेट्रा. तो पोइट्री और ड्रामा का जो डेवलपमेंट हुआ वो एलिजाबेथ, जो कि वहाँ की क्वीन थी इंग्लैंड की, उसके दौरान, उसके शासन के दौरान बहुत ज़्यादा हुआ. इसी समय पोइट्री और ड्रामा में इंट्रोडक्शन हुआ सोनेट का और ड्रामा का इंग्लिश लिटरेचर में. और जो महान पोएट्स और राइटर्स थे उनमें से विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन इत्यादि का नाम आता है, राइट? Advancement in science, arts, religion, exploration and emergence as a great power. तो हम इंग्लैंड में क्या क्या देखते हैं कि यहाँ कैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, आर्ट्स यानी कला कैसे आगे बढ़ी, धर्म का कैसे विकास हुआ, क्या क्या खोजें हुई और किस रूप में ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं आज, और इंग्लैंड एक कैसे ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज हुआ. आइए देखते हैं. England under the rule of Elizabeth I also saw advancements in science, exploration, the arts and even religion. यहाँ तक कि साइंस, खोज, कलाएं और धर्म में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, एडवांसमेंट हुए वहाँ. With the discovery of colonization of the America and the other parts of the world, England was able to expand its boundaries and power. जैसे ही अमेरिका की खोज हुई उसके बाद इंग्लैंड ने अपना वहाँ एक साम्राज्य स्थापित किया, बाउंड्री अपना एक्सपैंड किया और जिसको कहते हैं साम्राज्यवाद का विकास हुआ.
और यह अपना बाउंड्री जो है और पावर जो है वो बढ़ाता चला गया इंग्लैंड. एंड द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मदा इन 1588 forever marked England as one of the great powers at sea. और आर्मदा में जो 1588 में हराया गया स्पेनिश को ब्रिटिश के द्वारा, तो इंग्लैंड एक ग्रेट पावर के रूप में सीज में यानी कि समुद्र के एरिया में बहुत पावरफुल देश माना जाने लगा. एंड thus the 16th century is labeled the golden age and it made its identity in the world. इस तरह से इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है हिस्ट्री में और इसकी पहचान जो है पूरे विश्व में बनी. नाउ द रेनेसां, जो हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं, ये कैसे वहां पे हावी हुआ, कैसे ये फैला. द रेनेसां मीनिंग रीबर्थ वाज अ पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री टेकिंग प्लेस बिटवीन 14th century एंड 17th century. ये जो पुनर्जागरण का काल है वो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का माना जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में. ऑल्दो स्टार्टेड इन इटली विथ इट्स रूट एंड बिगिनिंग इन 13th century. इसकी शुरुआत इटली में हुई जिसकी रूट जो है, बिगिनिंग रूट जो है वो 13th century में देखी जाती है. इट सून स्प्रेड थ्रू यूरोप, लेकिन जल्दी ही ये पूरे यूरोप में फैल गया. इट वॉज द पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चर, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिबर्थ फॉलोइंग द मिडिल एजेस. इसमें क्या हुआ कि ये जो पीरियड था वो कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ों का रिबर्थ हो रहा था और मिडिल एज जो था एक तरह से मॉडर्न एज के साथ मिक्स हो रहा था. द रेनेसां प्रमोटेड द डिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट. ये रेनेसां का जो पीरियड था उसने प्रमोट किया, रीडिस्कवरी हुई, पुनर्खोज जिसको कह सकते हैं, क्लासिकल यानी शास्त्रीय फिलॉसफी का, लिटरेचर का, आर्ट का. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, ऑथर्स, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री थ्राइव्ड ड्यूरिंग दिस एरा, while global exploration opened up new lands and cultures to European commerce. तो इस दौरान क्या हुआ कि बड़े बड़े थिंकर्स आए, महान थिंकर्स आए, ऑथर्स आए, स्टेट्समैन आए, साइंटिस्ट आए और आर्टिस्ट जो थे वो भी नए नए रूपों में आए, यानी नए नए आर्टिस्ट का जन्म हुआ और ह्यूमन हिस्ट्री जो था वो बहुत ही थ्राइव्ड हुआ, बहुत ही एक तरह से ओतप्रोत हो गया इन जैसे लोगों से इस एरा के दौरान. While global exploration opened up new land and culture to European commerce. और नए खोज के साथ ग्लोबल एरा में एक प्रवेश हुआ जिसमें लैंड्स, कल्चर्स एक दूसरे से मिक्स होने लगे, कॉमर्स में बहुत विकास हुआ, व्यवसाय का विकास हुआ. सो दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रेनेसां. द रेनेसां इज क्रेडिटेड विथ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द मिडिल एजेस एंड मॉडर्न डे सिविलाइजेशन. तो ये जो गैप था दोनों के बीच, मॉडर्न एंड मिडिल एज के बीच, वो गैप खत्म होने लगा. ठीक है, एक ब्रिज बनाया दोनों को जोड़ने के लिए. इट कंप्लीटली चेंज द फ्यूचर सिनेरियो, जिसके कारण भविष्य का जो पूरा दृश्य था, परिदृश्य था, बिल्कुल वो बदलता नजर आने लगा. राइट. द रिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन. डिवीजन इन क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियन धर्म जो है उसमें कैसे विभाजन हुआ. रिफॉर्मेशन वॉज अ बिग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ 16th century. 16वीं शताब्दी में रिफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है. इट वॉज डिवीजन इन क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर इन दिस सेंचुरी. इस सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने डिवाइड कर दिया क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म को, दो भागों में. द डिवीजन रिजल्टेड इन कन्फ्लिक्ट एंड वॉर इन यूरोप, जिसके कारण यूरोप में संघर्ष और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई. And England got involved when King Henry VIII, जिसका काल 1509 से 1547 है, converted from Catholicism to Protestantism. इंग्लैंड में क्या हुआ कि किंग हेनरी जो था, जिसका काल अभी मैंने बताया 1509 से 1547, वो कन्वर्ट हो गया, कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट बन गया. ठीक है, यानी क्रिश्चियन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट. देयर वॉज वन रीजन फॉर दिस कन्वर्जन. इस कन्वर्जन के पीछे, उसने अपना जो धर्म बदला उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, दैट ही वांटेड अ डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ. वह अपनी पत्नी कैथरीन से डिवोर्स चाहता था. ठीक है, ऑफ कैथरीन ऑफ एरागॉन, बिकॉज शी हैडंट गिवन हिम अ सन, क्योंकि उससे किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ जो कि उसको एक उत्तराधिकारी दे सके. सो द किंग कन्वर्टेड टू
Protestantism and appointed himself the head of the church. उसने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया और अपने आप को अपॉइंट कर लिया, चर्च का हेड बना लिया अपने आप को, एंड गॉट हिज डिवोर्स, और उसको डिवोर्स मिला, उसने डिवोर्स कर लिया अपने वाइफ से. लेटर ही मैरिड जेन सेमोर हु गेव हिम अ सन एंड हेयर टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. और बाद में उसने जेन सेमोर से शादी कर ली, जिसके कारण उसे एक बेटा मिला, बेटे का जन्म हुआ जो उत्तराधिकारी बना और इंग्लैंड का राजगद्दी वो संभाला. एडवर्ड सिक्स who also became the first monarch to be raised as a Protestant. और एडवर्ड सिक्स जो था वो फर्स्ट मोनार्क बना, पहला राजा बना, to be raised as a Protestant, और पहला प्रोटेस्टेंट राजा वो बना. ठीक है. So this was the scenario of the Reformation. Now, one of the most important event which was printing press as a great source. कैसे प्रिंटिंग प्रेस का रोल देखने को मिलता है. ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस विच वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन इन 15th century. इट प्लेड अ बिग रोल इन द स्प्रेड ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेसी इन इंग्लैंड, स्पेशली इन द 16th century. तो जो इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, जो छापा खाना जिसको कहते हैं, छपाई जिसमें होती है, वो 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में लाया गया विलियम कैक्सटन के द्वारा. इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और लिटरेचर जो है और लिटरेसी इंग्लैंड में बढ़ी, स्पेशली 16वीं शताब्दी में. बिफोर मैनस्क्रिप्ट वॉज यूज्ड एंड द लिटरेचर कुडंट फ्लरिश ड्यू टू मैनुअल राइटिंग. हाथ से लेकर बहुत सारी किताबें नहीं लिखी जा सकती थी, तो मैनुअल राइटिंग होती थी, तो लिटरेचर बहुत फ्लरिश नहीं हो सकता था और हो रहा था. सो द लिटरेरी वर्क्स वेयर इन लेस नंबर्स. उस समय जो लिटरेरी वर्क्स थे बहुत कम संख्या में थे. द प्रिंटिंग प्रेस ओपनड द गेट ऑफ accuracy, flux in the number of literary books and pamphlets and many more outlets. और बहुत तरह की चीज़ें परिवर्तित हुई जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया. एक्यूरेसी के साथ छपाई होने लगी, बाढ़ आ गई किताबों की. ठीक है, पैम्पलेट्स छपने लगे, अदर आउटलेट्स भी होने लगे, और अन्य तरीकों की चीज़ें जो थी वो छपने लगी. सो इट इनकरेज्ड द राइटर्स एंड पोएट्स फॉर कंपोजिशंस एंड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, and the development in literature made the 16th century golden age. तो इस दौरान ही बाइबल का ट्रांसलेशन भी करवाया गया और बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स कंपोजिशन करने लगे. तो इस तरह से डेवलपमेंट इन लिटरेचर वहाँ देखा जा सकता है और 16वीं शताब्दी को एक गोल्डन एज बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है. सो प्रिंटिंग प्रेस बिकेम अ ग्रेट सोर्स, राइट. नाउ इमर्जेंस ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ राइटर्स एंड पैट्रोनेज. तो एक नया क्लास उभर के सामने आया राइटर्स का, और कैसे पैट्रोनेज मिला, कैसे उनकी कमाई होने लगी, कैसे उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया. बिफोर राइटिंग वॉज नॉट अ प्रोफेशनल वर्क होनली. पहले लेखन जो था, लिखने का जो काम था वो पूर्णतः व्यावसायिक नहीं था. तो पैट्रोनेज जब आया, सो पैट्रोनेज बिकेम वन ऑफ द वेज विथ विच राइटर्स मेड मनी. बाद में पैट्रोनेज क्या होने लगा कि दूसरे लोगों के बदले लिखने का काम, इसमें उन लोगों को पैसा मिलने लगा. दिस वॉज लाइक स्पॉन्सरशिप वेयर अ रिच पर्सन वुड पे अ राइटर टू राइट. जहां अमीर लोग एक राइटर को लिखने के लिए पैसे देते थे. दिस समटाइम्स लिमिटेड द राइटर विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट द स्पॉन्सर्स बिलीव्स. वेयर जो लिखवाना चाहता था वो अमीर आदमी वही लिखवाता था, इसलिए लिमिटेशन हो गया सोच में. ठीक है, उसके सोच में, बिलीव्स में ये लिमिटेशन आने लगे. एंड सो हिज राइटिंग रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज ऑफ द स्पॉन्सर. तो जो स्पॉन्सर होता था उसी की चीज़ें झलकती थी लेखन में या वर्क ऑफ आर्ट में. और व्हाट द स्पॉन्सर वांटेड टू रीड, जो पढ़ना चाहता था, देखना चाहता था, और वॉच, जो देखना चाहता था वही चीज़ें दिखती थी. तो ये स्पॉन्सरशिप एक तरह से शुरू हुआ, पैट्रोनेज का एज आया. बट इट ऑल्सो गेव बर्थ टू राइटर्स. इसके कारण राइटर्स का जन्म होने लगा. कहने का मतलब वे सिनेरियो में आने लगे, ड्रामेटिस्ट आने लगे, पोएट्स आने लगे, हु मेड राइटिंग बोथ पैशन एंड प्रोफेशन. उन लोगों ने इसे पैशन की चीज़ भी बनाई और व्यावसायिक प्रोफेशन भी बनाया. इस तरीके से ये एज जो है वो एक एज ऑफ ट्रांजिशन आप कह सकते हैं, एक परिवर्तन का दौर था. गोल्डन एज में कन्वर्ट हुआ ये एज. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एज फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू. So dear students, I hope that you understand this age properly. I will give you more information about this particular age, 16th century, in the next video. So keep on watching, like, share and subscribe.
Thanks a lot for watching. Have a good day. Bye bye.